ठंड की एक उदास शाम थी। गांव की सुनसान सड़क के किनारे लालू की चाय की दुकान पर रोज की तरह दो चार लोग जमा थे। धुएं के साथ उबलती चाय की खुशबू हवा में घुल रही थी, लेकिन आज माहौल में कुछ अजीब सा भारीपन था। लकड़ी की बेंच पर बैठे कन्हैया ने ठंडी हवा में हाथ रगड़ते हुए कहा, अरे लालू, हम सबके लिए एक एक कप चाय बना दे। आज शरीर के अंदर तक ठंड उतर गई है। चूल्हे पर केतली चढ़ाते हुए लालू बोला, हाँ हाँ, बस तैयार होने ही वाली है, जरा सब्र करो। आज अदरक कुछ ज्यादा डाली है। कहीं भी चाय पी लो, लेकिन लालू की चाय जैसी बात कहीं नहीं। इसकी चाय में कोई और ही स्वाद है। सही कहा। इसकी चाय में जो तेज पत्ता और अदरक की खुशबू होती है ना, वही तो मजा है। लालू हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में आज चमक कम थी। अरे छोड़ो भी, आप लोग ऐसे ही बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो। ऐसी ही हल्की फुल्की बातें चल रही थीं कि अचानक दुकान के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ठंडी हवा के साथ सन्नाटा और गहरा हो गया। अरे देखो, शिवदत्त जी आ रहे हैं। अरे आइए आइए, इधर बैठिए। शिवदत्त जी, जो गांव के पुराने शिक्षक थे, उनकी आंखों में हमेशा की तरह गंभीरता थी। तुम लोग यहीं जमे हो? उन्होंने बैठते हुए कहा। और कहाँ जाएंगे? दिन भर की थकान के बाद लालू की चाय पीना जरूरी होता है। लालू, शिवदत्त जी के लिए भी एक कप बना दे। आज सब साथ में पियेंगे। चाय बनते बनते बातों का रुख बदल गया। रघु ने झिझकते हुए कहा, शिवदत्त जी, आपने जो डरावनी कहानियों की किताब लिखी है ना, पिछले महीने मैंने अपने बेटे को दिलवाई थी। रात को पढ़ते पढ़ते डर के मारे सो नहीं पाया। शिवदत्त जी हल्का सा मुस्कुराए। एक बात पूछूं, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में सच में कुछ देखा है? कुछ? कन्हैया ने आंखें फैलाकर कहा, मतलब भूत? हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। केतली से सीटी की आवाज गूंजी। शिवदत्त जी ने चाय का कप हाथ में लिया, एक घूंट भरा और धीमी आवाज में बोले, हाँ, देखा है। सब लोग एकदम चुप हो गए। सच में? तो बताइए ना, आज तो चाय के साथ कहानी सुनने में मजा आ जाएगा। शिवदत्त जी ने दूर अंधेरे की ओर देखा, जैसे कोई पुरानी याद आंखों के सामने घूम गई हो। बहुत साल पहले। शिवदत्त जी ने धीरे से कहना शुरू किया, ठीक है, आज मैं तुम लोगों को एक सच्ची और डरावनी कहानी सुनाता है। अरे भाई, एक कप चाय कर दो मेरे लिए। रामपुर गांव के बाहरी छोर पर एक वीरान और खंडर हो चुकी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग खौफ के मारे लाल हवेली पुकारते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस हवेली की दीवारों को इंसानी खून की प्यास है, और जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। दशकों से उस हवेली के भारी किवाड़ बंद थे और वहां सन्नाटे का पहरा था। हालांकि इस बार प्रशासन ने उस मनहूस जगह को तुड़वाकर वहां एक आधुनिक अस्पताल बनाने का निर्णय लिया। इस चुनौतीपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई थी। अस्पताल तो बन जाएगा, पर उस कोहनी मारती हवेली में कदम कौन रखेगा? सरकार को क्या पता कि वहां ईंटें नहीं, रूहें बसती हैं। तभी मुखिया के दो खास चमचे, मंगल और जगत, वहां पहुंचते हैं। दोनों थोड़े डरपोक हैं, पर मुखिया के सामने वीर बनते हैं। अरे मुखिया जी, आप काहे परेशान हैं? हम हैं ना, हवेली ही तो है, गिरा देंगे। चुप कर मंगल। हवेली गिराना आसान है, पर रात में वहां पहरा देना मौत को दावत देना है। सरकारी आदेश है कि काम शुरू होने से पहले 1 हफ्ते तक वहां रात में गार्ड तैनात करना होगा, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तुम दोनों आज रात वहां रुकोगे? नहीं मुखिया जी, हमारी जान बख्श दीजिए। कल ही सुना था कि हवेली की खिड़कियां अपने आप बज रही थीं। हम वहां नहीं रुक पाएंगे। तो फिर रास्ता ढूंढो। मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो मौत से न डरे। सुना है अपने गांव में एक रघु नाम का लड़का है जो बहुत निडर है। उसे बुला कर लाओ और बोलना, हम उसे इस काम के अच्छे रकम भी देंगे। ठीक है मुखिया जी, अभी जाते हैं। इतना बोलकर मंगल और जगत मुखिया के घर से चला गया। गांव का वो अंतिम छोर, जहां रोशनी भी दम तोड़ देती थी, वहीं लालू की चाय की दुकान थी। रात के सन्नाटे में केतली की फुसफुसाहट और बेंच पर बैठे 4 ग्रामीणों की दबी दबी आवाजें माहौल को और भारी बना रही थीं। उन्हीं के बीच बैठा था रघु, जो हर अनहोनी से बेखौफ दिख रहा था। अरे भाई रघु भाई,
सच सच बताना, क्या तुम वाकई में इन भूत प्रेतों और रूहों पर यकीन करते हो? छलावा फलावा सब मन का वहम है, कुछ नहीं होता ये सब। तू भी इन बेकार की बातों में पड़कर अपना खून सुखा रहा है। अरे रघु भाई, तुम शायद उस खौफनाक मंजर को भूल रहे हो। याद करो अमावस्या की वो स्याह रात। गांव की सरहद में 2 मुसाफिर दाखिल हुए थे। सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वे उस पुरानी हवेली की दीवारों के साए से गुजरे, न जाने वहां क्या खौफनाक मंजर हुआ होगा। अगली सुबह सूरज ढलने से पहले ही चौपाल पर उन दोनों की बेजान लाशें मिली थीं। उनके चेहरों पर जो डर था, वो आज भी रूह कपा देता है। अरे वो किसी साए या छलावे का काम नहीं रहा होगा। पक्का उन खूंखार डाकुओं की साजिश होगी जो दूसरे गांव में छिपे रहते हैं। इंसानों से डरो, मुर्दों से नहीं। चाय की टपरी पर अभी जो गहमा गहमी थी वो एक पल में ठंडी पड़ गई। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। तभी धुंधलके को चीरते हुए मंगल और जगत के कदम पास आते दिखाई दिए। उन्हें देखते ही वहां बैठे लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। रघु भाई, मुखिया जी ने याद किया है, बहुत जरूरी काम है हवेली के बारे में। हवेली? उस खंडर के लिए मेरी क्या जरूरत आन पड़ी? भाई मुखिया जी खुद बताएंगे, बस हमारे साथ चलो, समझो गांव की भलाई का काम है। रघु उनके साथ मुखिया के आलीशान घर पहुंचा। मुखिया जी ने उसे देखते ही कुर्सी पेश की और मतलब की बात पर आए। देखो रघु, तुम इस गांव के सबसे बहादुर लड़के हो। सरकार वहां अस्पताल बना रही है। अगर तुम 7 रातें वहां पहरा दे दो तो सरकार तुम्हें सरकारी नौकरी और इनाम देगी। बोलो, करोगे? मुखिया जी, लोग कहते हैं वहां जो गया वो वापस नहीं आया, पर मुझे पैसों की जरूरत है। मैं तैयार हूं। रघु जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी राधा उसे झोला तैयार करते देख घबरा गई। जब रघु ने उसे पूरी बात बताई तो राधा का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं रघु, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। वो अस्पताल नहीं, शमशान बनेगा। क्या तुम्हें याद नहीं कि 10 साल पहले उसी हवेली की वजह से हमारे परिवार के साथ क्या हुआ था? वो जगह शापित है। राधा, डर के जीने से अच्छा है एक बार मौत का सामना कर लिया जाए। अगर ये काम हो गया तो हमारी गरीबी मिट जाएगी। अपनी माँ और भाई की मौत का दुख मैं आज भी सीने में दबाए हूं। शायद वहां जाकर मुझे शांति मिले। शांति नहीं, वहां सिर्फ धोखा है। वो छलावा है रघु, वो तुम्हारी सबसे कमजोर रग को पकड़ेगा। मत जाओ, मैं विनती करती हूँ। लेकिन रघु ने अपनी लाठी उठाई और राधा की बात अनसुनी कर हवेली की ओर चल दिया। राधा दरवाजे पर खड़ी उसे अंधेरे में ओझल होते देखती रही, जैसे वो अपने पति को आखिरी बार देख रही हो। रात के 12 बज रहे थे। कोहरा इतना घना था कि रघु को अपनी टॉर्च की रोशनी भी धुंधली लग रही थी। हर कदम के साथ सूखी पत्तियों की चरमराहट सुनसान रास्ते में गूंज रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। रघु सोचते सोचते हवेली की तरफ बढ़ता जा रहा था। रास्ते में सुनसान घना जंगल था। थोड़ी देर चलने के बाद लाल हवेली अब उसके सामने थी। टूटी हुई ऊंची दीवारें, लोहे का जंग लगा फाटक और खिड़कियों के काले खाली खाने ऐसे लग रहे थे जैसे कोई विशाल दैत्य मुंह खोले खड़ा हो। उसने फाटक को धक्का दिया। फाटक की चीखती आवाज रात के सन्नाटे को चीर गई। जैसे ही वो हवेली के अंदर प्रवेश करता है तो हवेली में अजीब सा सन्नाटा था। उसी सन्नाटे के बीच किसी के चलने की आवाज आती है। कौन है वहां? सामने आ, मैं डरता नहीं हूं किसी से। कुछ देर बाद हवेली के पीछे वाले हिस्से से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी, धीमी, दर्द भरी, सीने को चीर देने वाली। इतनी रात को कौन रो रहा है यहां पर? थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। देखो यहां पर जो कोई भी होगा सामने आ जाओ। लेकिन किसी की कोई आवाज नहीं आई। लोग तो बेकार में डरते रहते हैं, यहां पर तो कोई भी नहीं है। रघु ऐसा बोल ही रहा था कि हवेली में से किसी की आवाज आई। तो तुझे ये सब मजाक लग रहा है? रघु मुड़कर देखता है, वहां पर एक साया था। अब रघु की आंखों में डर दिख रहा था और उधर से वो साया भी पास आ रहा था। वो साया रघु के पास आकर रुक गया।
लंबे बाल, फटे पुराने कपड़े, सफेद चमड़ी और आंखों में अजीब सी चाहत। उसकी हंसी हवेली के दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। रघु समझ गया था कि यह हवेली साधारण नहीं है, क्योंकि वो साया कोई आम साया नहीं था, वो छलाव था। रघु मुड़ा और बिना पीछे देखे दौड़ पड़ा। रघु दौड़ते दौड़ते हवेली के बाहर आया और वहां पर भी रघु रूखा नहीं, वो बस दौड़ रहा था। पैरों में कांटे चुभ रहे थे, पत्थर भी पैरों में लग रहे थे, लेकिन दर्द महसूस नहीं हो रहा था। पेड़ पास आते गए, डालियां नीचे झुक गई, जैसे रास्ता रोक रही हो। उस वीरान जंगल में रघु अकेला ही जान बचाकर भाग रहा था। उसके सीने की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे बाहर निकल आएगी। पीछे से पायल की छन छन सुनाई दे रही थी, जबकि पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे दौड़ रहा हो। ठंडी हवा अब तूफान बन चुकी थी। पेड़ों की शाखाएं झूलकर उसके चेहरे को नोच रही थी। नहीं नहीं, मुझे यहां से निकलना होगा। काफी देर तक भागने के बाद आखिरकार रघु जंगल के बाहर आ गया। सामने गांव के कुछ लोग खड़े थे। सबके चेहरों पर डर और हैरानी साफ दिख रही थी। रघु हाँफ रहा था, उसके कपड़े फट चुके थे और पैरों से खून बह रहा था। अरे रघु, तू सच में हवेली के अंदर गया था? हमने पहले ही मना किया था। मैं अंदर गया था, लेकिन वहां कुछ अजीब था। रघु की सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। तभी गांव के बूढ़े मुखिया आगे आए। क्या देखा तूने? कमरे अपने आप बंद हो रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर वक्त मुझे देख रहा हो। लाल हवेली हमेशा से रहस्यमयी रही है। सालों पहले वहां रहने वाला पूरा परिवार एक रात अचानक गायब हो गया था। लेकिन सच क्या है? सच जानने की कोशिश कई लोगों ने की, मगर कोई पूरी बात लेकर वापस नहीं आया। इतना सुनकर गांव वालों के चेहरे और उतर गए। रघु ने पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देखा। दूर धुंध के बीच लाल हवेली बस काली परछाई की तरह खड़ी थी। अब वहां कभी मत जाना रघु। मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा।